उपन्यासों का छपना। उपन्यासों के छपने से एक ऐसा अनुभव जो नई दुनिया और मानव जीवन की विविधता को पेश करता था। साथ ही गीत और लघु कथाएं, सामाजिक और राजनीतिक मामलों पर निबंध लिखे जाने लगे। अब कैरिकेचर और कार्टून भी बनने लगे और शिक्षित भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों की नकल करने वाले मजाकिया कैरिकेचर और कार्टून छपने लगे। साथ ही पेंटिंग भी बनने लगी जिसमें आधुनिकता और परंपरा, साथ ही धर्म को लोगों के बीच किस तरह से लोकप्रिय बनाया जाए, इससे संबंधित पेंटिंग भी छपने लगे। अब हम देखेंगे कि महिलाओं और प्रिंट का आपसी संबंध कैसे स्थापित हुआ और इसका क्या लाभ हुआ। यदि हम महिलाओं की बात करें तो भारत में महिलाओं के जीवन और उनकी भावनाओं के ऊपर अब छपने लगा। इसलिए मध्यम वर्गीय घरों में महिलाओं का पढ़ना बढ़ गया क्योंकि उनके पास थोड़ा समय भी होता था और सीखने की इच्छा भी होती थी। कई महिलाएं जो स्वयं लिखने लगीं, पत्र पत्रिकाओं में उनकी लेखनी का प्रकाशन भी शुरू हुआ। उदाहरण के तौर पे यदि हम रासुंदरी देवी का बात करें तो बंगाल में वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती थीं और उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम था आमार जीवन यानी माई लाइफ, मेरी जिंदगी। राम चड्ढा जो स्वयं पंजाब के रहने वाले थे, उन्होंने महिलाओं को आज्ञाकारी पत्नियां कैसे बने ये सिखाने के लिए स्त्री धर्म विचार के नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। बंगाल में बटाला एक स्थान था जो पूरी तरह से लोकप्रिय पुस्तकों की छपाई के लिए समर्पित था। साथ ही बहुत सारी ऐसी महिलाएं हुईं जैसे ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई। उन्होंने उच्च जाति के हिंदू महिलाओं, खासकर विधवाओं के दयनीय जीवन के बारे में लिखना शुरू किया। वहीं कैलाश वासनी देवी ने महिलाओं के अपने अनुभवों पर प्रकाश डालते हुए पुस्तकें लिखनी शुरू की। इस तरह से कई महिलाओं ने लेखनी भी शुरू की और उनकी लेखनी को बड़े स्तर पर पढ़ा भी गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या महिलाओं के लिए प्रिंट, उनकी अध्ययन, उनके पढ़ाई की ललक को सब लोगों ने स्वागत किया? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि सभी परिवार उदार नहीं होते थे। कई रूढ़िवादी हिंदू परिवार यह मानता था कि अगर महिलाएं पढ़ लेंगी तो वो लड़की शादी होने के बाद विधवा हो जाएगी। ऐसे ही मुसलमानों में यह डर हुआ करता था कि यदि लड़कियां उर्दू रोमांस पढ़ने लगेंगी तो भ्रष्ट हो जाएंगी। इसीलिए सब लोग महिलाओं के पढ़ने का विरोध करते थे। अब हम इसी पर आधारित एक गतिविधि करके देखते हैं। आप यहां पर दो छवियां देख सकते हैं, छवि 1 और 2। इनको ध्यान से देखिए और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समाज में हो रहे सामाजिक परिवर्तनों पर कलाकार क्या टिप्पणी कर रहे हैं और समाज में हो रहे किस तरह के बदलाव इस तरह की प्रतिक्रिया को भड़का रहे थे, इस पर भी चर्चा कीजिए और यह भी बताइए कि क्या आप कलाकार के विचारों से सहमत हैं या नहीं। अब हम बात करेंगे प्रिंट और गरीब लोगों के आपसी संबंध के बारे में। गरीबों के लिए चौराहों पर बिकने वाली सस्ती छोटी किताबें छपने लगी जो आप आजकल भी सड़कों के किनारे देख सकते हैं। साथ ही सार्वजनिक पुस्तकालय भी स्थापित किए गए जहां वह जा सकते थे और पढ़ सकते थे और कई सारे जो छोटी तथा कथित छोटी जाति के लोग हुआ करते थे उनमें भी एक लिखने की परंपरा का शुरुआत हुआ। जैसे ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नाम से एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में लिखा और अंबेडकर और पेरियार जैसे नेताओं ने जाति प्रथा की बुराइयों के ऊपर लेखनी चलाई। एक मील मजदूर हुआ करते थे जिनका नाम था काशी बाबा। 1938 ईस्वी में उन्होंने अपने अनुभव पर आधारित छोटे और बड़े का सवाल के नाम से कहानी लिखा।
एक अन्य मील मजदूर थे जो कानपुर से थे और उनका नाम था सुदर्शन चक्र। उन्होंने कविताएं लिखी थी और उनकी कविताओं का एक संग्रह सच्ची कविताएं के नाम से प्रकाशित किया गया। देखिए, मुद्रण पर नियंत्रण क्यों जरूरी हो गया। जिस अवधि की बात हम आप कर रहे हैं, इस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। 1857 के पहले देसी जो प्रेस थी, इसके प्रति अंग्रेजों में या तो एक इंडिफरेंट दृष्टिकोण था या फिर वो किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं कर रही थी। लेकिन 1857 का जो विद्रोह हुआ, जिसे हम भारतीय स्वाधीनता का पहला संग्राम कहते हैं, उसके बाद से प्रेस के प्रति अंग्रेजी सरकार का जो दृष्टिकोण था वह पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि अंग्रेज काफी नाराज थे और वो देसी प्रेस पर लगातार सख्ती करने की मांग कर रहे थे, क्योंकि देसी समाचार पत्र अत्यंत ही मुखर राष्ट्रवादी हो गए थे और अंग्रेजी सरकार का लगातार विरोध कर रहे थे। अंततः अंग्रेजों के दबाव में 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पास किया गया और अब से सरकार ने विभिन्न प्रांतों में प्रकाशित होने वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रों का नियमित रूप से ट्रैक रखना शुरू कर दिया। साथ ही यह भी देखा जाता था कि कोई अखबार ऐसा कोई समाचार तो प्रकाशित नहीं कर रहा है जो राजद्रोह के दायरे में आता था। यदि अंग्रेज सरकार को यह लगता था कि किसी भी समाचार पत्र में कोई ऐसा समाचार प्रकाशित हो रहा है जो राजद्रोह को उकसाता है, तो पहले तो अखबार को चेतावनी दी जाती थी और यदि उस अखबार ने उस चेतावनी को नजरअंदाज किया तो फिर प्रेस और प्रिंटिंग मशीनरी को पूरी तरह से जब्त कर लिया जाता था। लेकिन इसके बावजूद केसरी और मराठा जैसे अखबार छपते रहे जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अंदर प्रकाशित होते थे।